अब हम जब हम थॉट की बात करते हैं तो थॉट में बेसिक पार्ट जो हमारे सामने है। एक सेकंड। ये मैंने आप लोगों को मैसेज भेजा था 16 एलिमेंट्स ऑफ न्याय वाला। यस। ये मेरा स्क्रीन दिख रहा है आपको? हाँ, जी। दिख रहा है। अब ये वाला मैसेज जो है इसको देख लीजिए। इसमें मैंने ऊपर जो है वो विकिपीडिया वो हिंदूपीडिया से वो पेज रखा है जिसमें कि 16 एलिमेंट्स जो न्याय दर्शन में आते हैं वो शेयर कर रखे हैं। न्याय का मतलब क्या होता है? जस्टिफिकेशन। तो हमारे जो 6 फिलॉसफीज हैं वो है योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। योग, सांख्य, वैशेषिक न्याय, मीमांसा, वेदांत। वेदांत। ठीक है। योग का मतलब कि मैं मैं अपने आप को अगर डिफाइन करूंगा तो मेरे शरीर में एक आत्मा है, एक मैं हूं, यानी शरीर, और एक हार्डवेयर, एक सॉफ्टवेयर, एक क्रिएटर, ऐसे करके मेरे 3 शरीर है। तो ये 3 शरीर का योग जो है ये हर जगह चल रहा है, हर काम कर रहा है। तो जो तीनों चीजों को तीनों को एक साथ बांध के चल रहा है, मैं वो हूं या इनका कोई पार्ट हूं, तो ऐसे करके वो योग टर्म सामने आई। मैं कौन हूं? ये मेरा फंडामेंटल क्वेश्चन है, मैं कौन हूं? सो मेरा एक हार्डवेयर है, मेरा एक सॉफ्टवेयर है, मेरा एक क्रिएटर है। तो जो इन तीनों को बांध कर एक साथ सारे काम करवा रहा है, क्या मैं वो हूं? तो वो मैं कौन हूं ये वाला पार्ट आया, उससे योग की प्रक्रिया सामने आई। योग के बाद संख्या आई, संख्या से बना सांख्य दर्शन। तो योग के बाद सांख्य, 1 है, 3 है, 24 है, 25 है, ये सारे पार्ट, तो वो सांख्य दर्शन हो गया। जब संख्या आई तो प्रत्येक संख्या के तौर पे क्या विशेषता है, आपको मैं 2 केले, 2 सेब, 2 चीकू ऐसे करके दे दूं तो आपके पास में कितने फल हैं? फल टर्म तभी आएगा जब सेट कॉमन होगा। हम्म। तो अगर मैं मेरे पास में एक सेब, एक केला, एक चीकू है, तो मैं उसको 3 नहीं मान सकता। क्या है भी तुम्हारे पास? बोले जी एक सेब है, एक केला, एक चीकू है। अच्छा, तो ये बोलो ना कि 3 फल हैं। बोले हाँ, अगर फल मानेंगे तो ये 3 है, वरना एक एक ही है तीनों। तो इस प्रकार से प्रत्येक की विशेषता को ध्यान करने से वैशेषिक दर्शन है। प्रत्येक विशेषता का क्या जस्टिफिकेशन है उसको न्याय कहते हैं। प्रत्येक विशेषता का क्या जस्टिफिकेशन है उसको हम न्याय दर्शन कहते हैं। ठीक है जी। जी। हम्म। अब न्याय दर्शन जो है उसके बाद आपको ये पता चला कि आपके पास केवल विशेषताएं हैं। तो आप उस विशेषताओं पर चिंतन मनन करते हैं, क्योंकि वो तो आफ्टर जस्टिफिकेशन आई। मैं आपके भीतर देख रहा हूं तो भी मुझे वो आत्मा दिख रही है जो आपको चला रही है, शुक्ला जी को चला रही है। तो मेरे को अगर वो प्रक्रिया में वो आत्मा विशेषता के रूप में दिख रही है और मैं उस विशेषताओं में ही मेरा ध्यान चला गया, मुझे कोई कमी नहीं दिख रही, तो मैं उस चिंतन मनन में जितना भी इन्वॉल्व रहूंगा उससे मीमांसा दर्शन बनता है। हम्म। और जब उन मीमांसाओं में, मैं विशेषताओं की मीमांसाओं में ही जब मैं लग जाता हूं तो मेरी भाषा का मौन होता है। मैं बोलना बंद करता हूँ, केवल सुनने की प्रक्रिया में चला जाता हूँ, देखने की प्रक्रिया में चला जाता हूँ।
वो जो प्रक्रिया है जो सब कुछ अंदर ही अंदर ले रही है, उस प्रक्रिया को भाषा का अंत, भाषा को वेद कहते हैं, इसलिए वेदांत। मैं मेरा पक्ष समझा पाया? जी। तो ये जो ऑर्डर था वेद का, वो मुझे इस प्रकार से मिला। अब इस ऑर्डर में जहां जस्टिफिकेशन है, वो जस्टिफिकेशन विचार का है। तो इस साइड पर आपको जो है ये पूरा स्ट्रक्चर मिलेगा। इसमें जस्टिफिकेशन या न्याय दर्शन के 16 तत्व कहे गए। ये विचार, प्रत्येक विचार के 16 तत्व है। तो ये 16 तत्व कैसे हैं? प्रमाण, प्रमेय, संचय, प्रयोजन, दृष्टांत, सिद्धांत, इस प्रकार से थे। तो जब मैंने इसको देखा तो मैंने क्या करा, मैंने इसके आगे अ आ ई लगा दिया। 16 थे, प्रत्येक के आगे मैंने 16 अल्फाबेट्स लगा दिए। जब 16 अल्फाबेट्स लगाए तो अल्फाबेट के नियम भी अप्लाई हो गए। अ प्लस आ बनता है। तो मैंने बोला प्रमाण प्लस प्रमाण बराबर प्रमेय। प्रमेय क्या होता है? सही ज्ञान का विषय। सही प्रमेय, प्रमेय का मतलब होता है टेक्निकली जो जो प्रूवन फैक्ट्स है। हम्म। प्रूवन फैक्ट्स में भी प्रमेय जो है 12 प्रकार प्रकार के प्रमेय होते हैं। उसमें आत्मा, इंद्रिय, ये सारे के सारे हैं। और उसका मतलब ये होता है कि जब आप कोई साइंटिफिक मॉडल लेकर चल रहे हो तो व्हाट इज ऑलरेडी प्रूवन। क्योंकि आप कोई भी चीज को अगर प्रूव करेंगे तो उसका बेसिस वो पॉइंट्स होंगे जो ऑलरेडी प्रूवन है। तो जिस चीज का आपके पास प्रमाण है, उन प्रमाणों के आधार पर ही आप किसी भी चीज को प्रमाणित करेंगे। तो प्रमाण प्लस प्रमाण बराबर प्रमाणित, वो प्रमेय हो गया। ठीक है जी। नेक्स्ट में मैंने फिर ई प्लस ई लिखा तो बड़ी ई बन गई। तो ई जो था वो था संचय। तो अब हम आ गए डाउट के ऊपर कि अब व्हाट इज द नेक्स्ट डाउट। तो संचय, दो संचय मिलकर बनता है प्रयोजन। प्रयोजन बनता है मतलब हो गया पर्पस। व्हाट डू यू वांट टू रिजॉल्व। तो वो प्रयोजन जुड़ने के ऊपर जो है वो उद्देश्य बन जाता है, पर्पस। फिर ऊ प्लस ऊ दृष्टांत और सिद्धांत है। तो इसका जो स्ट्रक्चर बना वो बना दृष्टांत प्लस दृष्टांत बराबर सिद्धांत। एक सेकंड। तो दृष्टांत प्लस दृष्टांत बराबर सिद्धांत। फिर आ गया री और री। री और री में फिर से सेम फॉर्मूला लगाया मैंने। री था अवयव और री था तर्क। तो दो अवयव मिलकर तर्क बनता है। अवयव कहते हैं ऑप्शन को। जब आपकी जो दो ऑप्शन है, वो दो ऑप्शन आपने डिफाइन करी कि भाई मैं तो ये इसलिए कह रहा हूं, उससे बना तर्क। तो आप काउंटर क्वेश्चन जब करते हैं तो काउंटर क्वेश्चन करने के लिए आपका अपना बेसिस होता है ना। तो जब आप आधारभूत प्रक्रिया को पकड़ते हैं, उसके अवयव को आइडेंटिफाई करते हैं, उस अवयव से आपका तर्क बनता है। मतलब ये, अगर आप किसी को हील कर रहे हैं और वो हील नहीं हो रहा, आपने एक मंत्र से दो बार दो अलग अलग लोगों को हील करा और वो हील नहीं हुए, तो ये आपका तर्क होगा कि ये चीज यूनिवर्सली अप्लाई नहीं होती है। कुछ केसेस में ये काम करती है। तो जरूरी नहीं है कि जो चीज यूनिवर्सली अप्लाई नहीं हो रही है इसका मतलब कि वहां पर कुछ और भी है। हमने वो कुछ और नहीं देखा और सीधे एक प्रक्रिया से काम करने लगे, तो फिर वो तर्क संगत कैसे होगा? मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ? जी। नेक्स्ट आया निर्णय और वाद। एक सेकंड।
नेक्स्ट आ गया लिरी, और लिरी मिलकर बन गया लिरी। तो हम्म। निर्णय प्लस निर्णय इज इक्वल टू वाद। वाद कहते हैं, हम्म। वाद इज पॉइंट ऑफ डिबेट। हम्म। तो दो निर्णय जब बन जाते हैं, तो दो निर्णय के आधार पर तीसरा वाद कनेक्ट होता है। अब यहां पर आए नेक्स्ट, जल्प और वितंडा। जल्प और वितंडा में ए और आई का वो कॉम्बिनेशन चलता था। तो ए था अ प्लस ई ए, यानी प्रमाण प्लस संशय, उसको हम्म। जल्प कहते थे। जल्प मतलब विवाद। हम्म। व्हाट इज डिबेटेबल। तो जब हम हर जगह ईश्वर है नहीं है, मतलब इस तरीके की जो जितनी भी डिबेट्स होती थी, तो उसमें हर व्यक्ति बोलता था अच्छा बताओ, क्या ईश्वर मेरे को केवल दंड देने के लिए है क्या, मेरे साथ ये हो गया वो हो गया। ये उसके विवादित पार्ट होते हैं। हम्म। तो प्रमाण अ ऊपर से उठाया, प्लस संशय वो भी ऊपर से उठाया, इन दोनों के कंबाइंड होने पर जल्प बना। अब प्रमाण प्लस जल्प बराबर वितंडा होता है। हम्म। तो दो प्रमाण और एक संशय, मतलब मैं अगर जल्प को लिखूंगा तो ऊपर से प्रमाण प्लस संशय लिखूंगा ना। तो हम्म। प्रमाण प्लस संशय, तो दो चीज तो हमारे पास प्रमाण है और एक चीज में हमें संशय है, उससे बनता है वितंडा, जिसका अर्थ है आलोचना या आपत्ति, हम्म। जब आप एक्सेप्शंस की बात करते हैं। हम्म। फिर इसके बाद आता है हेतवाभास और छल, हम्म। ओ और औ। तो हम्म। अ प्लस ओ यानी प्रमाण प्लस दृष्टांत बराबर हेतवाभास। भ्रामक तर्क को आइडेंटिफाई करना, जो भी चीज भ्रम उत्पन्न कर रही है उसके रिलेटेड पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करना। हम्म। तो एक प्रमाण होता है और एक दृष्टांत होता है। अब दृष्टांत का कोई प्रमाण नहीं होता है। मैं मेरा पक्ष हम्म। समझा पा रहा हूं? हम्म। क्योंकि अभी कुछ टाइम हमारी हाई ऑन थ्योरी चलना है, तो ये स्ट्रक्चर्स को समझना बहुत जरूरी है। तो ये तर्क भाषा है, मतलब आप कोई भी साइंटिफिक सिस्टम इसके बेसिस पे आराम से आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। हम्म। तो अ प्लस उ ओ बनता है, जिसका स्ट्रक्चर हो गया प्रमाण प्लस दृष्टांत बराबर हेतवाभास। आ हम्म। प्लस ओ औ होता है, जिससे विच इज प्रमाण प्लस हेतवाभास बराबर छल। हम्म। पूरे स्ट्रक्चर में ये सबसे काम की टर्म थी मेरे लिए। हम्म। छल की परिभाषा क्या है? प्रमाण प्लस हेतवाभास। हेतवाभास क्या था? प्रमाण प्लस दृष्टांत। हम्म। तो दो प्रमाण मिलाकर एक दृष्टांत को हाईलाइट कर दिया, तो वो छल हो गया। हम्म। तो मैंने दो तो बहुत ऑथेंटिक चीज बोली, और हम्म। तीसरी अनऑथेंटिक उसी के साथ लगा दी, हम्म। वो छल हो गया। हम्म। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हम्म। तो जब हमें छल, अब हमें पूरे टेक्स्ट में जो कुछ भी हम पढ़ते हैं हमें सिर्फ छल को आइडेंटिफाई करना है। तो मैंने सबसे पहले जब इस पार्ट को देखा, तो मैंने हम्म। कहा कि हनुमान जी तो भगवान नहीं थे, भगवान थे श्री राम। लेकिन जब हनुमान जी श्री राम जी और लक्ष्मण जी को मिले, तो उन्होंने अपना साइज बड़ा करा और उन्होंने उन दोनों को अपने कंधे पे बिठाया और उड़ के वहां पहुंच गए जहां पर कि ये था, सुग्रीव था। हम्म। तो मैंने आइडेंटिफाई करा कि पूरी पूरे रामचरितमानस में एक भी डिस्क्रिप्शन ऐसा नहीं है कि हनुमान जी उड़ रहे हो, ओ सॉरी, रामचंद्र जी उड़ रहे हो। पर हम्म। रामचंद्र जी जो हैं वो भगवान थे और हम्म। हनुमान जी भगवान नहीं थे। तो ये क्या कहानी हुई? हम्म। मैं मेरा पक्ष समझा पा रहा हूँ? हम्म। टेक्स्ट जो है वो छल
प्रमाण, दृष्टांत, इन पूरी कहानियों के बीच में बट गया। तो जब जब आप इस स्ट्रक्चर को ध्यान करके एक एक पॉइंट को आइडेंटिफाई करेंगे तो आप कोर जस्टिफिकेशन से कनेक्ट होंगे। हम्म। लास्ट आ गया जाति और निग्रह स्थान, हम्म। मतलब व्यर्थ जो प्रत्युत्तर है उसको आइडेंटिफाई करना हम्म। और निर्णायक पक्ष को जानना, अंग और अह। हम्म। इन पॉइंट्स में आपका हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल होता है वो। हम्म। जब जब मैं मार्ग से भटकता हूं तो मेरे दृष्टांत जो हैं वो मेरे को इम्पैक्ट करते हैं। हम्म। इस कारण से मन को शत्रु कहा गया, क्योंकि मन सुख दुख विभाग और संस्कार ये चार डोमेन में होता है। हम्म। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा को लक्ष्य करके चलता है वो बुद्धि धर्म अधर्म इच्छा द्वेष प्रयत्न वो इस तरह से चीजों को बांटता है। तो जब जब हम इस प्रकार के एग्जाम्पल्स को लेकर चलेंगे हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है वो आइडेंटिफाई हो जाएगा। एंड इट इज वेरी मिराकुलस। आपको सिर्फ क्या करना है, इस पूरे टेक्स्ट को उठाइए, इसकी एनर्जी को, और बोलिए कि मेरे भीतर ये जस्टिफिकेशन का सिस्टम जागृत हो जाए, सो दैट कि भविष्य में मैं प्रत्येक चीज को जस्टिफिकेशन के बेसिस पे प्रेजेंट कर सकूं और एब्जॉर्ब कर सकूं। अब 2-4 मिनट जरा लंबी गहरी सांस लीजिए, इसको करने है फिर अपनी एनर्जी भी चेक करके बताइएगा।
जी बताइए। बहुत ऊर्जा बढ़ गई और एकदम शांत। शांत बोले तो पिन ड्रॉप शांत। हम्म। एक्चुअली क्या है कि, अच्छा पहले रमेश सर अपना फीडबैक देते हैं। सेम सेम सेम। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बार हमने ऐसा किया कि पहले देख लिया चक्र का साइज, फिर एक बार हम्म ऊर्जा डाली, फिर देखा साइज, फिर दूसरी बार ऊर्जा डाली। तो जब पहली बार साइज जो था उससे दूसरी बार डाली तो बहुत साइज थोड़ा सा बढ़ा, 1.5 से 2 इंच। दूसरी बार डाली तो वो जो 1.5 से 2 इंच का जो साइज था, वो जितना बढ़ा हुआ साइज था एक्चुअल, वो बहुत डेंस हो गया। तो अगर हम उसे दबाते थे, तो अगर हम उसे दबा रहे हैं तो अंदर लगता था कि कुछ दब रहा है। कितना टाइम लगा? सबकी ऊर्जा बहुत बढ़ गई। राइट। तो मैं अगर रिसर्च कर पाया तो ये स्ट्रक्चर मेरे पास में शुरुआत में ही मिल गया था। हम्म आई थिंक 9-10 में मिल गया था ये। हम्म तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि हाँ, ये वाला पार्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इट अप्लाइज टू साइंस, इट अप्लाइज टू लॉ, इट अप्लाइज टू एवरीथिंग। तो आप हर चीज को जो है वो एक तरीके से छलनी कर सकते हैं कि क्या चीज चल रही है। एंड विच इज हाउ आई वॉज एबल टू कनेक्ट फ्यू ब्लॉक्स, बिकॉज हम्म कौन सा एस्पेक्ट काम का नहीं है वो हम्म मेरे दिमाग में नहीं था, या छल है। हम्म तो वो जैसे ही मेरे दिमाग में कनेक्ट होता है तो हाँ, ये चीज इस वजह से हो रही है। हम्म तो मंत्र में मैंने छोटा सा चेंज करा, नमः को मना बना दिया हम्म और ऊर्जा बढ़ गई। हम्म किसी ने दिमाग लगाया कि नमः को, वो मना को नमा कर दो। हम्म घटा दो, ऊर्जा घटा दो। ऊर्जा घटा दो। जैसे जैसे ऊर्जा घटती जाएगी वैसे वैसे जो है स्पिरिचुअल जर्नी डिफिकल्ट हो जाएगी। इसलिए जिस बंदे को प्रक्रिया समझ में आती थी वो कभी दूसरे से बहस करने जाता ही नहीं था। हम्म तो ये प्रक्रिया का मूल आधार है, जो जहां से हम इन चीजों को देख रहे हैं। क्योंकि मिस कर जाते हैं तो ये सारा एस्पेक्ट जो है। एक्चुअली एक्चुअली क्या था डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ पर जब वो नमः शिवाय आया था, तो यहाँ के जो सिद्ध गुरु थे उन्होंने इसको क्या किया, नमः शिवाय म शिवाय न शिवाय नमः वय नमः सिया नमः शिवा, वैसे कर दिया था उन्होंने। क्या चीज मैं समझा नहीं, फिर से बताइए। जैसे नमः शिवाय का मंत्र था, उन्होंने क्या बोला कि अगर उन्होंने उसको उसको बिकॉज दे सेड व्हाट एवर इज इजियर फॉर यू, जैसे नमः शिवाय म शिवाय न शिवाय नमः वय नमः सिया नमः शिवा, ऐसे कर दिया था उन्होंने। हम्म। एक बार फिर बताइए, बहुत अच्छा लग रहा है सुनना। नहीं शुक्ला जी? हम्म। ये हमारे टेक्स्ट में एक तिरुमंदिरम बोल के एक बुक्स में, उसमें क्या किया उन्होंने, नमः शिवाय का पंचाक्षरी मंत्र को हाँ। जितना परमुटेशन कॉम्बिनेशन है सब में डाल दिया, जैसे नमः शिवाय म हाँ। शिवाय न शिवाय नमः या नमः शिव म शिवाय न, ओ। जैसे एक के बाद एक डालते चले गए, नमः शिवाय म शिवाय न, देन केंद्र में जो है ये एक यंत्र बनाने की प्रक्रिया इसी आधार पर है। इसी आधार पर जो जो आपके चिदम्बरम टेम्पल का जो यंत्र है, जो हम्म। तिरुअम्बलम यंत्रम बोलते हैं, जो कि जो जो कि आपको दिखता नहीं, आकाश तत्व के है,
तो वो उसके ऊपर, उसके वहां पर लगा हुआ है। हाँ, नहीं ये तो सही है पॉइंट, कि ये जो जो भी हमारा रिचुअल होता है ना, वो उसके पीछे कोई ना कोई एक साइकी होती है, वो साइकी आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस थॉट को पकड़ लेते हैं तब फिर वो थॉट, अब जैसे मतलब मुझे इस मंत्र का एनर्जी बढ़ाना है, तो मैं इसको जो है जब लिखूंगा तो मैं इसको लिखूंगा। इसमें ये 4 वेरिएंट के बाद 5 वेरिएंट में और ज्यादा ऊर्जा होगी, इससे भी ज्यादा ऊर्जा होगी। हम्म। इसमें और ज्यादा ऊर्जा होगी। इसमें और ज्यादा होगी, तीनों को चेक कर सकते हैं। हाँ जी, कितनी थी एनर्जी? इसमें और ज्यादा होगी। लगातार बढ़ती जा रही है।
जी, क्या आंसर? The energy kept on increasing with each different combination of mantras, basically. जैसे बट व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है ना, मैंने बीज मंत्र बदलता जा रहा हूँ, मंत्र में चेंज करता जा रहा हूँ, एनर्जी बदल रही है, बट व्हाई इट इज इंक्रीजिंग? स और छ के प्रयोग से। ऊर्जा बढ़ी क्यों रही है? एवरी टाइम आप रस और ये ऐड करते हैं तो इसकी ऊर्जा तो बढ़ती है उसके, बिकॉज व्हेन यू बोथ ग्राउंडिंग और ऊपर वाले में स्काई एलिमेंट ऐड करते हैं तो इट ऑटोमेटिकली इट क्रिएट्स एन इनफाइनाइट एनर्जी पैटर्न. रॉन्ग आंसर। ये मंत्र जो है, इसका फर्स्ट परसेप्शन क्या है? जो ये राइट साइड में लिखा हुआ है ये वाला, इसका क्या परसेप्शन है? नम नहीं मतलब, एक्चुअली ये जनरली ये मंत्र किसके लिए यूज करा जाता है? शिव के लिए। शिव के लिए यूज करा जाता है ना मंत्र ये। हम्म। टर्म जो है, अगर मैं उसको शक्ति शिवा. के, शिव के हूँ, साथ जुड़ जाने के कारण। इस मंत्र में शिव और शिवा दोनों को एग्जिस्ट कर रहे हैं। पहले मैं इस मंत्र को जब देखता था तो मैं इसको सिर्फ शिव जी का मंत्र मानता था, फिर मैंने इसको हम्म. शिव शक्ति दोनों का मंत्र माना। शक्ति का एक नाम शिवा भी है। तो जब मैंने हम्म. ओम नमः शिवाय को ध्यान से देखा तो मुझे पता चला कि ये तो शिव और शिवा दोनों पर अप्लाई हो रहा है। तो जब वो दोनों पे अप्लाई हो रहा है, तो मैंने हर वो नाम जो बनता है, जैसे शर्व, शारवती, ऐसे करके मैंने जब इसको देखना शुरू करा तो ये मंत्र अपने आप ही अपनी वेरिएशन को बताता चला गया। मैंने सिर्फ षटकोण के शाह को लिखने के तरीके, मतलब शहद वाले शाह से षटकोण के शाह पर आया, और षटकोण के शाह से जो है शाह और क्षाह का कॉम्बिनेशन डाला। शाह और क्षाह का कॉम्बिनेशन डाल के शर्व और शारवी जो है, ये टर्म थे हमारे यहाँ। जो ओरिजिनल शिवा के नाम थे वो सर्व और शार्वती. वो सर्व और शारवती थे। इस कारण से एनर्जी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि पहले मैं इसको केवल मैस्कुलाइन एनर्जी मानता था, बाद में मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का कॉम्बिनेशन मान रहा हूं। हम्म। अगर सिर्फ फादर को देखूंगा या सिर्फ मदर को देखूंगा तो क्रिएटिव एनर्जी का पता ही नहीं चलेगा। जितने भी मैस्कुलाइन एनर्जीज है, मतलब मदर फादर का रोल क्या होता है? मदर का काम होता है इमोशनल डेवलपमेंट, फादर का रोल होता है डिसिप्लिन। अगर किसी भी जगह घर में फादर नहीं है तो बच्चे के साथ में डिसिप्लिनरी इश्यूज होंगे, इमोशनल इश्यूज नहीं होंगे। अगर किसी व्यक्ति के मदर नहीं है तो इन दैट सिचुएशन उसमें इमोशनल इश्यूज होंगे, डिसिप्लिनरी इश्यूज नहीं होंगे। और अगर फादर और मदर दोनों नहीं है, मतलब बचपन के, मतलब एक एक एज के बाद पेरेंट्स तभी तक रहते हैं जब तक कि इमोशनली और डिसिप्लिन वाइज व्यक्ति या नेक्स्ट जनरेशन तैयार ही नहीं है। जैसे ही वो तैयार होते हैं, उनका रोल खत्म होता है, वो अपनी आगे लाइफ पे चले जाते हैं, एंड दैट्स हाउ द साइकिल कंटिन्यूज। तो अगर हम हर चीज पे क्वेश्चन करते जाएंगे तो बहुत सारे आंसर्स मिलेंगे। कौन सा काम का आंसर है, कौन सा बेकार का है, ये स्ट्रक्चर बता देगा।
तो अगर हम अपनी बुद्धि को डायरेक्ट करेंगे कि मेरे को एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से सोचने के एस्पेक्ट में आप कनेक्ट कर दो, तो वो वैसे ही कर देगी। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूँ? हम्म। इसलिए इसमें ऊर्जा बढ़ रही है। और ये वाली ऊर्जा मजबूत वाली ऊर्जा है, ये छोटी मोटा मंत्र नहीं है, ना ही ये छोटी मोटी ऊर्जा है। इट्स अ It वेरी is, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। it's a potential atomic energy. हाँ, इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी एंड इट इज केपेबल ऑफ बैलेंसिंग एवरीथिंग। मैस्कुलाइन फेमिनाइन इश्यूज की वजह से हमारे रिलेशनशिप इश्यूज में आते हैं, तो ये वहां पर बहुत ब्यूटीफुली काम करता है। आपका ये जो एलजीबीटी जो होता है, लेस्बियन गे वाला जो है, इसमें एक बीमारी होती है जिसमें कि माइंड ये कंफ्यूज रहता है रोज सुबह कि जो उठाए वो स्त्री है या पुरुष है। तो ये उन सब बीमारियों के लिए इलाज है। सो इट बैलेंसेस माइंड ब्यूटिफुली। तो जब जब हम प्रक्रियाओं में एस्पेक्ट्स को ढूंढते हैं, तब तब हमें वहां पर बहुत मिराकुलस एनर्जीज मिलती है। ठीक है जी। जी। तो इसको एनर्जी को लिफ्ट करके प्लेस करेंगे। और कहीं भी इसको जब हम यूज करते हैं इन द सेंस कि लेट सपोज अगर हम किसी ऐसे सिस्टम से कनेक्ट हों जो पूरी दुनिया में ये एलजीबीटी कम्युनिटी को डेवलप कर रहा है बाय वॉट एवर रीजंस, तो उस सिचुएशन में हम इस मंत्र की एनर्जी डालकर वो बैलेंस हो और वो अपने एक्चुअल स्वरूप को समझे, अपनी फिजिकल फॉर्म से उठ के अपनी कॉजल बॉडी से कनेक्ट हो। इस प्रकार से पूरे पृथ्वी पे जितने भी लोग हैं उन सबको ब्लेस करेंगे। तो आप देखेंगे कि आप मेजर प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करना शुरू हो गए। एंड दीज डेज तो चाहे वो डाइवोर्स हो, चाहे रिलेशनशिप इशू हो, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, ये सारी की सारी चीजें होती इसलिए ही हैं क्योंकि मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी का इम्बैलेंस है। तो इस मंत्र की एनर्जी हम भारत में भारतीयों पर या ग्लोबल लेवल पर जब हम डालते हैं, तो उससे ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम ही रिजॉल्व हो जाता है। और अगर हम ऐसे किसी इंडिविजुअल पेशेंट को देख रहे हैं तो ऐसे क्या? कल कल मैंने ही एक लेस्बियन को देखा।
तो अगर ऐसे हम किसी पेशेंट को देख रहे हैं तो इस तो मंत्र से हीलिंग कर दीजिए। इस मंत्र को कागज पर लिख के उनको सिर्फ यही बोलिए कि आप ये वाला मंत्र लिखिए, उन्हें कोई डिटेल में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन डॉक्टर साहब कल तो मैं भी शॉक हो गया कि वो ऑलरेडी एक योगा टीचर हैं मुरारजी देसाई, जो ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा है ये यहाँ से रिकॉर्ड हो पढ़ी रहा है हुई। तो इसमें ज्यादा पेशेंट डिटेल्स में मत बात करिए, वो मेरे जी को जी। फिर उतना ही काम बढ़ जाएगा मेरे लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है। मेरा मतलब सिर्फ कहने का ये है कि कोई भी है, इस मंत्र से हीलिंग करने से वो दोष जो है उसका उसका शमन होता है। ये एक प्रकार का दोष ही है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में असमय यौन संबंध के लिए पूरा डिस्क्रिप्शन दे रखा है। ये उसके रिपरकशन है। तो इनको आप रोग मानकर इनको ट्रीट करेंगे तो बड़ा आसान होगा। आप व्यक्ति को देखकर वो करेंगे तो फिर वो आपको समझ में ही नहीं आएगा। और ये हाँ जी। गहरी एनर्जीज होती है, मतलब ये कोई छोटी मोटी एनर्जी नहीं होती है। हाँ जी। और ठीक। ये प्रॉब्लम ऐसा नहीं है कि ये अभी की प्रॉब्लम है, ये जब से सारा सिस्टम बना है तब से लेकर आज तक है। वो भीष्म पितामह भी वो अंबिका अंबालिका से जब युद्ध कर रहे थे तो शिखंडी की प्रक्रिया सामने आई थी जिसने भीष्म पितामह को मारा था। तो वो शिखंडी भी इस तरीके के ही एस्पेक्ट्स में थे। पर ये सबको बैलेंस करता है। सबको जो है वो एक बहुत अच्छी ऊर्जा मिलती है और सब लोग इसका लाभ उठाते हैं। संस्कृत में एक टर्म यूज होती है ग्रामर के अंदर, उसको कहते हैं लिंगानुशासन। संस्कृत व्याकरण का पार्ट है लिंगानुशासन। लिंगानुशासन का मतलब ये है कि जब हम संस्कृत का श्लोक बनाते हैं उसमें जो है वो जेंडर बैलेंस के लिए कितने मेस्कुलाइन है कितना फेमिनाइन है उसको डिफाइन करते हैं, वो इक्वल रखते हैं। तो वो छंद बनाने की प्रक्रिया में वो लिंगानुशासन का प्रयोग भी होता है। तो जब कोई चीज व्याकरण की दृष्टि से आती है तो इसका मतलब कि उसका इम्पैक्ट कितना डीप होगा। ये मतलब है। अच्छा, कमिंग टू दी, एक तो ये मैंने होमवर्क के लिए बोला था, ये वाला स्लाइड किसी ने पढ़ा? सर नहीं अभी डॉक्टर टाइम साहब। नहीं मिल रहा। तो ठीक है, कोई बात नहीं। 3 अगस्त के बाद वापस वर्किंग करूंगी। मैं भी 1 महीना बाद कल ही ऑफिस आया था, इसीलिए नो टाइम नहीं प्रॉब्लम। मिला। अब ये जो है ये हमारी स्लाइड 47 से 47, 48, 49, 50, 51, 52, ये जो स्लाइड्स हैं ये आपको पहले पढ़ के तैयार करनी है। हम्म। जब आपका ये पूरा थ्योरी पढ़ लेंगे तो हम इसके क्वेश्चंस को लेकर चलेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब।
क्योंकि ये पूरा का पूरा जो है वो थ्योरी, जैसे वो पहले वाला क्वेश्चन था वो पढ़ना और थ्योरी से रिलेटेड था, ये प्योर थ्योरी है। हम्म ये पढ़ने से ही समझ में आएगी और इस पे क्वेश्चन करने से। हम्म तो ये पार्ट जो है इसको हम उस तरीके से ही देखते हैं। हम्म ठीक है जी। हम्म। तो आज का यही विराम करते हैं। जी सर। थैंक यू डॉक्टर। तो अभी आपका ये शुक्ला जी 3 तारीख तक ये चलेगा ट्रैवलिंग जो है? कल मैं वापस जाऊंगा, परसों फिर चंडीगढ़ जाऊंगा, फिर चंडीगढ़ से 3 तारीख में वापस आऊंगा, फिर राजकोट जाऊंगा। फिर पूरे महीने मस्ती की है ना, लास्ट मंथ। नहीं तो वो इस ठीक बार है, थोड़ा काम। मेरा मतलब ये है कि प्रिंट आउट तो आपके पास में है ही, तो ये प्रिंट आउट आप हाँ अपने वो तो प्रिंट चार आउट तो मैं पांच साथ लेके चलता हूँ। 4-5 प्रिंट आउट हैं तो ये अपने पास में रख लीजिए और इसको जब भी टाइम मिले इसको पढ़ लीजिए, क्योंकि ये वाला पोर्शन जो है हम तभी करेंगे जब हम्म हमारा वो थ्योरेटिकल क्लैरिटी होगा। ये बेसिकली इस बारे में है कि जो वात पित्त कफ का रोगी जो है उसके हम्म लक्षण क्या है, उसको कैसे ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्व करना है कि देखते हम्म ही आपको वो पता चल जाए। हम्म ठीक है सर। सो दैट वे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पर ये रटने से ही आएगा। अच्छा ठीक है। थ्योरी के वो है कि भाई वात का रोगी है तो उसके क्या क्या लक्षण है, ठीक है ना, पित्त का रोगी है तो उसके क्या लक्षण है। तो एक तो बीमारी हो गई और एक चेहरे के लक्षण देख के बात करने के तरीके को देखते ही आपने ये जज कर दिया कि इसको ये वाला पार्ट है। नाड़ी छुए बिना सारी प्रक्रियाएं हैं, हम्म ठीक। नाड़ी नहीं छूनी है। दूर से देखकर ये पता चल जाए कि ये व्यक्ति कौन से रोग से पीड़ित है। रोग पता है तो रोग वात पित्त कफ के आधार पर है, डिजायर, होल्डिंग द डिजायर या इनकम्प्लीट डिजायर। जो हम्म चीज भी दोष का कारण है उसके लिए उसी मंत्र का प्रयोग। तो जी। अगर मुझे जो है किसी ऑडियंस में बैठना है और मुझे चारों तरफ चमत्कार करके दिखाना है तो हर एक व्यक्ति अपने अपने रोग की डोमेन को जान ले और मैं मंत्र उच्चारण करता हूं और वो सारे के सारे रोग शांत होने शुरू हो जाते हैं। हम्म। तो ये वाली प्रक्रिया जो है ये इस टेक्स्ट को समझने से आती है। बीज मंत्र का प्रयोग जो है वो उस प्रकार से ही काम करता है। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है।